लड़की के कपड़ों पर ये गन पाउडर लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है, इस लड़की को बहुत नजदीक से गोली मारी गई है, ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज से। सारुंखे, यार एक बात अजीब है, जख्म के पास खून जमा क्यों नहीं? क्लॉटिंग क्यों नहीं हुआ खून का? यही बात मैं भी सोच रहा हूँ, ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं है? ब्लड क्लॉटिंग सर? हाँ पंकज, ब्लड क्लॉटिंग। जब भी इंसान के शरीर में कहीं चोट लगती है तो दिमाग सिग्नल भेजता है चोट को ठीक करने के लिए, और इसलिए वो हिस्सा जहाँ पर चोट लगी है काला पड़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पर खून जमा होने लगता है। इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का कोई निशान क्यों नहीं है? पर सर, एक मरे हुए इंसान का दिमाग सिग्नल कैसे भेज सकता है? भेज सकता है पंकज, जरूर भेज सकता है, क्योंकि मरने के बाद भी कुछ देर तक इंसान का दिमाग जिंदा रहता है। वो पूरी कोशिश करता है चोट को ठीक करने की। थैंक यू सर, मुझे तो पता ही नहीं था। सर, हो सकता है इस लड़की को कोई बीमारी हो, इसी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई। हाँ, हो सकता है पूरी, हो सकता है ये डायबिटीज या हीमोफीलिया की बीमार हो। ऑटोप्सी के बाद पता लगेगा। पूर्वी, पलटाओ इसे। यार एग्जिट वूंड तो है, गोली पीठ से बाहर निकली है, गोली बाहर निकली है। पूर्वी, पंकज देखो वहां पर खून की छींटें हैं, देखो जरा अच्छी तरह से, गोली फंसी हुई है क्या? सर, सारुंखे, एक बात बता, इस लड़की की मौत हुई कब? बस इसकी बॉडी में अभी तक राइगर मोर्टिस सेट नहीं हुआ, शरीर जकड़ना शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी मौत ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पहले हुई होगी। मौत ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पहले? मतलब सुबह सुबह कोई इस लड़की को यहां पर लेकर आया, फिर इस पर गोली चलाई और यहां से निकल गया। वैसे इस पार्क में कोई वॉचमैन भी नहीं, तो इस लड़की को किसी ने देखा भी नहीं होगा। सारुंखे, क्या हुआ? यार इस लड़की को देख के पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। तूने इस लड़की को देखा है? कहाँ देखा सारुंखे, कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा यार कहाँ देखा है, लेकिन मैंने इसे देखा है। याद कर, तेरी याददाश्त तो इतनी जबरदस्त है, फिर भी तुझे याद नहीं आ रहा। याद कर, दिमाग में जोर डाल जरा। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कई साल पहले मैंने इस लड़की को देखा है। कई साल पहले? इसकी बचपन में देखा है क्या? प्रद्युमन बचपन में देखा होता तो मैं इसकी शक्ल कैसे पहचानता यार? सारुंखे, फिर ये है कौन? देख, इसकी आईडी भी हमें नहीं मिली है कौन बेचारी, ये तो पता चल जाता। सर, हाँ? सर अच्छी तरह से चेक कर लिया, कहीं पे कोई गोली नहीं। कहीं पर भी गोली नहीं मिली? नहीं सर। तो कहीं ये खूनी गोली लेकर तो नहीं गया? पूर्वी, वो देखो, ड्रेस। सर ये तो फेमस डिजाइनर शमिता का टैग है। फेमस डिजाइनर शमिता? शमिता बुटीक? वेलकम टू शमिता's बुटीक। आपके फीचर्स और कॉम्प्लेक्शन को देखकर लग रहा है कि ये ड्रेस आप पर बहुत खिलेगा। एकदम सही कह रही है पूरी, ले लो ये ड्रेस। देखा, अब तो आपके बॉयफ्रेंड ने भी कह दिया, अब तो आप ले ही लो। मैडम, आपको कुछ दिखाना है। CID? आई एम सो सॉरी,
मैंने आपको पहचाना नहीं था। कोई बात नहीं, ये बैज तो आपने देख लिया। अभी टैग देखिए और बताइए, ये आप ही के बुटीक का है नहीं, था। हाँ मतलब ये टैग हम बहुत साल पहले यूज करते थे, करीब 15 साल पहले। 1998 के बाद हमारे बुटीक का लोगो बदल गया है। अब हम ये लोगो यूज करते हैं। पंद्रह साल पुराना लोगो। मतलब उस लड़की ने इतने पुराने कपड़े पहने थे। और वो कपड़े देखने में तो एकदम नए लग रहे थे। आप लोग किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में। ओह माय गॉड, क्या हुआ इसे? इस लड़की की मौत हो चुकी है। क्या आपने पहले कभी इसे देखा? जी नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये लड़की है कौन? ये तुम क्या कह रही हो तारिक? तुमने ठीक तरह से टेस्ट किया? आज तो 3 बार चेक कर चुकी हूँ, हर बार वही रिजल्ट आ रहा है। दिस इज इम्पॉसिबल। कैसे हो सकता है ये? अरे क्यों नहीं हो सकता? जब डॉक्टर तारिका कह रही है तो बिल्कुल हो सकता है। वैसे सर ये बहस किस बात पे हो रही थी? सचिन, दरअसल वो अरे तारिका जी इनसे क्यों डर रही हैं? ये तो अपने डॉक्टर साधन के। बोलिए बोलिए। अभिजीत, इस लड़की के रगों में जो खून है वो इस लड़की का है ही नहीं। ना? ये क्या कह रही हैं? इस लड़की का खून इसका नहीं है तो फिर किसका है? वो तो पता नहीं, लेकिन इस लड़की का तो 100% नहीं है, क्योंकि इसके खून का डीएनए और लड़की का डीएनए अलग है। अगर ये खून इस लड़की का है ही नहीं तो इसकी रगों में आया कहां से ये खून? हाँ, अच्छा, जो लड़की के कपड़ों के ऊपर खून मिला और पेट पे वो खून, वो किसका है? वो खून है तो एक ही इंसान का, पता नहीं किसका है, लेकिन इस लड़की का तो बिल्कुल नहीं है। सर कहीं वो खून उसी खूनी का तो नहीं? शायद वो भी घायल हो गया हो। खूनी का होता तो लड़की के कपड़ों पे ही होता ना, इसके शरीर के अंदर कहां से घुस गया? ये कुछ और ही चक्कर है। एक और बात, इस लड़की को गौर से देखो। इसे लैब में आए हुए लगभग 5 घंटे हो गए और उससे 3-4 घंटे पहले इसकी मौत हुई है। तो तकरीबन 8 से 9 घंटे पहले इस लड़की की मौत हुई है। लेकिन ये देखो, इसकी चमड़ी देखो, जरा भी नहीं बदली है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और देखो, ये इस लड़की का हाथ देखो, देख रहे हो? जरा भी रायगर मोटिस सेट नहीं हुआ है, बॉडी जरा भी नहीं जकड़ी है। और इसकी वजह अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं अभिजीत, लेकिन थोड़ा वक्त दो, मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा कि आखिर इस सब की वजह क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि इस लड़की को आप कुछ पहचानते हैं? हाँ। कुछ याद आया कौन है लड़की? नहीं यार, बहुत दिमाग लड़ाया लेकिन याद नहीं आ रहा है आखिर ये लड़की है कौन। कोई बात नहीं, कोई तो जानता होगा इसे। सर ये मेरी बीवी वैष्णवी। आपकी बीवी? यस ऑफिसर। पर इसे हुआ क्या है? धनंजय जी, वैष्णवी का खून हुआ है। क्या? किसने मारा इसे? वही पता लगा रहे हैं हम। लेकिन एक बात बताइए, आखिरी बार कब मिले थे आप वैष्णवी से? 20 साल पहले। 20 साल पहले? 20 साल पहले वैष्णवी गायब हुई थी। मैंने इसे कहां नहीं ढूंढा, हर पुलिस स्टेशन, हर अखबार, हर जगह। सॉरी। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी कब हुई थी? 23 साल पहले, 3 अक्टूबर 1990। हमारी लव मैरिज थी। मैं और वैष्णवी एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। वैसे उम्र क्या है आपकी? 50 साल। 7 जून 1963 मेरी बर्थ डेट है। और वैष्णवी जी की? तकरीबन 3 साल छोटी थी मुझसे।
3 साल छोटी थी आपसे, मतलब 47 साल की उम्र थी उनकी, है ना? अच्छा, वैष्णवी जी का कोई फोटोग्राफ है 20 साल पुराना? सर वैष्णवी 20 साल पहले जैसे लगती थी आज भी ठीक वैसे ही लगती है। हाँ सर, उम्र के साथ साथ इनके चेहरे में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। वही तो है ना बड़ी अजीब बात। एक औरत जो 20 साल पहले जैसे दिखती थी आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। ये कैसे? ये मम्मी है। ये मम्मी है? हाँ सचिन, जैसी पिरामिड्स में मिली है वैसी मम्मी, लेकिन इस मम्मी को बनाने में एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। सर आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। देखो, ना तो इसकी स्किन का रंग बदला है, ना इसकी बॉडी ने सड़ना शुरू किया है, कोई डिकम्पोज नहीं हुई है, और ना ही इसकी बॉडी ने जकड़ना शुरू किया है। और तो और ग्रेविटी की वजह से शरीर का वो हिस्सा जो जमीन को छूता है काला पड़ना शुरू हो जाता है और वहां पर ब्लड मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके शरीर पे कहीं भी कोई ब्लड मार्क नहीं है। मतलब इसकी बॉडी पे समय का कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल सही अभिजीत। तो फिर पता कैसे चलेगा कि वैष्णवी की मौत कब हुई? हाँ, वैष्णवी। अरे इसे तो मैं जानता हूँ, इसे ही तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था यार। इसे मैं जानता हूँ, ये मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। What a brilliant student she was. ये तो MKN कॉलेज में साइंस की प्रोफेसर थी। आज से 20 साल पहले वैष्णवी इसी कॉलेज में पढ़ाती थी। बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। हम सबको लगता था कि एक दिन वो बहुत आगे जाएगी, लेकिन बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अच्छा, आपको कुछ याद है 20 साल पहले की? मेरा मतलब है, हम ये जानना चाहते कि क्या वैष्णवी का किसी के साथ कोई झगड़ा था या फिर दुश्मनी, नहीं नहीं, वो तो सबकी फेवरेट थी। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो वैष्णवी के पास जाकर ही सलाह मांगता था। अच्छा, वैष्णवी आखिरी बार कॉलेज कब आई थी, कुछ बता सकते हैं आप? 6 मई 1993। 6 मई 1993? क्या बात है, आपकी याददाश्त की तो तारीफ करनी चाहिए। मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था, और उस दिन भी वैष्णवी हमेशा की तरह कॉलेज से जल्दी चली गई थी और शाम को पार्टी में भी नहीं आई, और उसके बाद वो कॉलेज कभी नहीं आई। हमेशा की तरह जल्दी चली गई मतलब? क्या वो अक्सर कॉलेज से जल्दी जाती थी? हर रोज नहीं, गुरुवार को। हर गुरुवार को कॉलेज से 1 बजे ही चली जाती थी। हर गुरुवार को दोपहर के 1 बजे? क्यों, कहाँ जाती थी वो? ये तो उसने कभी किसी को बताया नहीं। इसका जवाब तो डॉक्टर अविनाश ही दे सकते हैं। डॉक्टर अविनाश? जी, डॉक्टर अविनाश उस वक्त के प्रिंसिपल थे। उन्होंने ही उसे हर गुरुवार को 1 बजे जाने की परमिशन दे रखी थी। अच्छा, डॉक्टर अविनाश रहते कहाँ ये डॉक्टर अविनाश? हाँ, ले दोस्त, कॉफी पी। यकीन नहीं आ रहा, इतने साल पुराना दोस्त मेरे सामने बैठा है। आज अतीत की यादों के पलों को जीने से अच्छा और क्या है। बात तू सही कह रहा है धनंजय, लेकिन एक बात कहूं, अतीत की यादों में अपने आप को इतना भी नहीं जकड़ लेना चाहिए कि जिंदगी से घुटन होने लगे। कम ऑन यार, दिल छोटा नहीं करते। अच्छा देख देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। क्या है? खोल कर देखना यार। ये फोटो तो हमारे कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन की है ना? एग्जैक्टली। तूने अब तक संभाल के रखी है? अरे संभाल के नहीं रखूंगा, तू और वैष्णवी मेरे सबसे करीबी दोस्त थे यार। अच्छा
तू बोल रहा था कि वैष्णवी के कुछ रिसर्च नोट्स थे घर पे, तू लेके आया? हाँ। कहाँ है? मुझसे तो पढ़े नहीं गए। वैष्णवी की एक याद काफी है मेरी आंखें नम करने के लिए। एक मिनट। हेलो वो धनंजय तेरे साथ है ना? हाँ, क्यों? उससे पूछ कि वैष्णवी हर गुरुवार को दोपहर के 1 और शाम के 7 बजे के बीच कहाँ जाती थी। और एक बात धनंजय से पूछ ले कि क्या वो हमें वैष्णवी के रिसर्च पेपर्स, मेरा मतलब है रिसर्च की जो फाइल्स हैं, वो दे सकता है क्या? हाँ ठीक, ओके। अच्छा धनंजय, तुझे मालूम है कि हर गुरुवार को वैष्णवी 1 से 7 बजे तक कॉलेज के बाहर कहाँ जाया करती थी? नहीं यार, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इनफैक्ट जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुझे इस बारे में पता चला तो मैं खुद हैरान था कि वैष्णवी ने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं कभी। कमाल है यार, वैष्णवी ने ये राज तुझसे छुपा के क्यों रखा? ऐसी क्या बात थी? डॉक्टर अविनाश की तो मौत हो गई, वही एक बता सकती थी कि वैष्णवी हर गुरुवार को जाती कहाँ थी। सर, हाँ, वैष्णवी कहाँ जाती थी उसका जवाब शायद इन फाइल्स में। क्या है इन फाइलों में? वैष्णवी की रिसर्च रिपोर्ट। 20 साल पहले जिस पुलिस स्टेशन में धनंजय ने वैष्णवी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, वहीं से लेके आया। अच्छा, वेरी गुड। देखे तो सही है क्या इनमें। सर ये देखिए, वैष्णवी गायब होने से पहले 2 रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक पोस्टमार्टम और एक प्रीमार्टम। सर, पोस्टमार्टम के बारे में तो सुना है, जो सालू के साहब लाशों के साथ करते हैं। ये प्रीमार्टम क्या होता है? फ्रेडी, प्रीमार्टम शरीर की वो स्थिति है, शरीर की वो स्थिति जो किसी भी इंसान के मरने से पहले होती है, मरने से पहले। और फिर पोस्टमार्टम तो तुम जानते ही हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वैष्णवी इन 2 विषयों पर ही क्यों, प्रीमार्टम और पोस्टमार्टम, इन 2 विषयों पर ही क्यों रिसर्च कर रही थी? क्यों, ऐसा क्या खोज रही थी वो? किस बात पर रिसर्च कर रही थी? कहीं ना कहीं तो कुछ भी तो मिलना ही चाहिए। ये क्या है? ओह, वैष्णवी ये रिसर्च कर रही थी, ये खोजने की कोशिश कर रही थी वैष्णवी, जिससे इंसान का शरीर अनश्वर रह सके, अनश्वर, इमॉर्टल, चिरंजीव। आसान क्या? ऐसी क्या बात बताना चाहते हैं आप कि आपने हमें यहाँ पर दोबारा बुलाया? कुछ ऐसी बात जो तुम सोच भी नहीं सकते। सर, वैसे तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं सोच नहीं सकता, लेकिन आप बताइए ना, ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं आप? पंकज, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हम तुम्हारा सारा राज जान गए हैं। खेल? राज? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? बस सर, नहीं खड़े रहना, नहीं तो गोली चल जाएगी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? प्लीज गन नीचे करो। चुप। जस्ट कीप क्वाइट पूर्वी, जस्ट कीप क्वाइट। अब देखो पंकज, मैं तुम्हारे पेट पर गोली मारता हूं तो एक गोली तुम्हारे शरीर को चीरती हुई पेड़ पर ठीक वहीं जाकर के लगेगी जहां पर वो खून लगा हुआ है। राइट सर, प्लीज सर को रोको, मेरे पैर कांप रहे हैं। सर, ये क्या मजाक? बिल्कुल चुप। पंकज, जमीन पे लेट जाओ। लेट जाओ, नहीं तो गोली मारूंगा। एक मिनट सर, लेट आओ। गुड। अब देखो पूर्वी, अब अगर मैं पंकज के पेट पे यहां से गोली मारूं
तो गोली इसके शरीर को चीरती हुई कहाँ जाएगी? जमीन में जाएगी सर। एग्जैक्टली। सर रुक जाओ सालुंके, मैं तो गोली चला दूंगा मैं। ये गन रख ले बस। सर मैंने ऐसा क्या किया सर कि आप मेरी जान लेना चाहते थे? मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता पंकज, बल्कि मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ बॉस, इस केस को सुलझाने में। पंकज पर गोली चला के? हाँ? गोली मारी तो नहीं ना बॉस? उस दिन हम लोगों को गोली शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम लोग सोच रहे थे खूनी ने वैष्णवी पर जब वो खड़ी थी तब गोली चलाई, जबकि हकीकत ये है कि खूनी ने वैष्णवी की लाश पर गोली चलाई जब वो पड़ी हुई थी यहाँ जमीन पर। क्या उसकी लाश पे गोली चलाई उसने? सब फिर तो शायद गोली जमीन के नीचे होगी। बिल्कुल हो सकता है, खोद कर देखो। मतलब सालुंके ये खूनी हमें गुमराह कर रहा था। उसने गोली चलाई जिंदा वैष्णवी पर नहीं, वैष्णवी की लाश पर, और फिर उसके बाद में उसने उस पेड़ पर खून लगा दिया ताकि हमें लगे कि उसने जिंदा वैष्णवी पर गोली चलाई। सर गोली मिल गई। गोली मिल गई तो समझो खूनी भी मिल गया। वेरी गुड, फिर तो मिठाई खिलाओ यार। सालुंके पहली मिठाई तुझे खिलाऊंगा क्योंकि खूनी तेरा दोस्त धनंजय है। धनंजय। क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ धनंजय, क्योंकि ये गोली उसी गन की है जो गन हमें धनंजय के घर में मिली थी, समझे? धनंजय की गन? लेकिन तुम धनंजय के घर कब गए? जब तुम धनंजय के साथ कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे तब। रद्दिमान, तुम मेरे दोस्त पर शक कर, और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? जरूरी नहीं समझा। चलिए सर धनंजय को गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ धनंजय को तो कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, याद रखना सालुंके। डॉक्टर अविनाश की मौत हो चुकी है। आपको लगता है उनके परिवार वाले वैष्णवी के बारे में जानते होंगे? मैं तो यही है कि जानते हो, क्योंकि डॉक्टर अविनाश का परिवार एक अकेली कड़ी है जो हमें वैष्णवी के अतीत के साथ जोड़ती है। आप लोग ये घर खरीदने के लिए आए हैं क्या? जी नहीं, हम लोग डॉक्टर अविनाश के परिवार वालों से मिलने आए हैं। पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। कोई भी नहीं रहता? तो फिर डॉक्टर साहब का परिवार कहाँ रहता है? उसका तो बस एक ही बेटा है अनिरुद्ध। 15 साल पहले अविनाश उसी से मिलने के लिए अमेरिका गया था, पर वापस ही नहीं आया। बस कुछ आया तो अनिरुद्ध का फोन कि उसके पापा की मौत हो गई है। तो अनिरुद्ध कभी यहाँ आता नहीं? बस आता है कभी कभार, 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लेता है। सुनने में आया है कि वो ये घर बेचने की सोच रहा है। अनिरुद्ध हर 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लेता है यहाँ अमेरिका से? नहीं, अमेरिका छोड़े तो उसे 2 साल हो गए हैं। आजकल इंडिया में रहता है वो। जी, आपके पास उनका कोई एड्रेस या नंबर है? नहीं, ज्यादा घुलता मिलता नहीं था वो किसी से, बस अपने काम से ही काम रखता है वो। सर ये देखिए मिस्टर अविनाश का पासपोर्ट। लेकिन डॉक्टर अविनाश की मौत तो अमेरिका में हुई थी, उसका पासपोर्ट यहाँ कैसे पहुंचा? हो सकता है उनका बेटा वापस लेके आया। ये क्या? पासपोर्ट में कहीं भी अमेरिकन वीजा तो लगा हुआ है ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर अविनाश कभी अमेरिका गए ही नहीं। तो इसका मतलब वो औरत झूठ बोल रही थी हमसे। हाँ सचिन, या तो वो औरत झूठ बोल रही थी या फिर अविनाश का बेटा अनिरुद्ध कोई खेल खेल रहा है। इस केस ने दिमाग घुमा दिया सचिन। पहले हमें जॉगर्स पार्क से एक लाश मिलती है जिसकी बॉडी का डीएनए उसके रगों के खून के डीएनए से मैच नहीं करता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लाश है डॉक्टर वैष्णवी की। उनके पति धनंजय का कहना है कि डॉक्टर वैष्णवी की लाश अभी भी बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे वैष्णवी 20 साल पहले दिखती थी। 20 साल से लाश में कोई चेंज नहीं हुआ।
सालुंके साहब ने बताया कि वो इसलिए क्योंकि लाश को मम्मी की तरह सुरक्षित रखा गया था। डॉक्टर वैष्णवी किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और जिस आदमी को उसके बारे में मालूम था, डॉक्टर अविनाश, उनके बेटे अनिरुद्ध का कहना है कि उनकी मौत भी 15 साल पहले किसी रहस्यमय तरीके से हो गई। वो प्रोजेक्ट कौन सा था, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। लेकिन सर एक बहुत चौंका देने वाली बात पता चली है सर। क्या? डॉक्टर अविनाश की कुंडली कहती है कि ना उनकी कभी शादी हुई और ना ही उनका कोई बेटा था सर। हा? मतलब उनके पड़ोस में रहने वाली वो औरत हमसे झूठ बोल रही थी। या तो वो औरत झूठ बोल रही है या फिर कोई ढोंगी डॉक्टर अविनाश का बेटा बनकर ये सारी कहानियां फैला रहा है। अभिजीत, वैष्णवी 47 साल की होने के बावजूद 27 साल की क्यों दिख रही थी और उसकी लाश सड़ना क्यों नहीं शुरू हुई, इसका राज पता चल गया है मुझे। क्या राज है सर? प्लास्टिनेशन। प्लास्टिनेशन? हाँ, ये एक नया तरीका है लाशों को बरसों बरस, एक लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने का। इसका मतलब सर इजिप्ट में जैसे लाशों को मम्मी बना के रखा जाता है वैसे? बिल्कुल ठीक निखिल, वैसे ही। लेकिन इसमें एक फर्क है। फर्क यह है कि इसमें लाश के अंदर का तरल पदार्थ, लिक्विड, बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पर लिक्विड प्लास्टिक लाश के अंदर डाल दिया जाता है। और जब वो लिक्विड प्लास्टिक ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो फिर लाश वैसी की वैसी रहती है, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैंने भी किसी साइंस जर्नल में इस तकनीक के बारे में पढ़ा था सर। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, इसमें लाश की खाल निकाल ली जाती है ना। लेकिन वैष्णवी की खाल तो ज्यों की त्यों है। यही वो वजह है जिसके कारण हम इस केस में गोल गोल घूम रहे थे। दरअसल वैष्णवी ने एक ऐसा फार्मूला इजाद कर लिया था जिसकी वजह से लाश की चमड़ी बिल्कुल भी नहीं बदलती है, वैसी की वैसी बनी रहती है, हमेशा जवान। और सर क्या ये मुमकिन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। साइंस में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है और ये वैष्णवी ने करके दिखा दिया। वैष्णवी ने एक ऐसे फार्मूले का आविष्कार किया जिसमें इंसान की चमड़ी में नए पैदा होने वाले सेल्स की संख्या मरने वाले सेल्स से ज्यादा होती है और इसीलिए इंसान की चमड़ी हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है। और अब इस फार्मूले का पता मुझे भी चल गया है। इसका मतलब ये फार्मूला वैष्णवी ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए उसकी त्वचा 20 साल से वैसी की वैसी है। या फिर उस खूनी ने वैष्णवी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा। जो भी है, वैष्णवी की मौत के पीछे का कारण ये नया आविष्कार है डॉक्टर साहब, ये नई खोज। प्लीज सर जल्दी आइए, मैं खतरे में हूँ। तारिका, तारिका खतरे में। कम ऑन तारिका। तारिका, माय गॉड। तारिका, 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 माय गॉड, इसकी नब्ज बहुत स्लो हो गई है यार। सर कुछ कीजिए ना। एक मिनट, मैं आता हूँ। तारिका, 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 उठो। तारिका, 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 उठो। Are you okay? Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कैसे हुआ ये सब? वो पे कैंटीन से जब अंदर आए मैंने देखा कि वहाँ पे अरे कौन हो तुम लोग और लाश को कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोग जीके हॉस्पिटल से आए हैं। डॉक्टर सालुंके साहब ने हमें लाश को वहाँ के मोर्ग में लाने को कहा है। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बताया सालुंके सर ने इस बारे में। और ये फाइल का छुपा के ले जा रहे हो? सालुंके साहब ने फाइल भी मंगाई है। तो हम चलें? नहीं रुको, पहले मैं सर से एक बार बात कर लूं। सालुंके से भी बात करना जब होश में जाना। गुड नाइट। सर ये बात समझ में नहीं आई, कोई लाश क्यों चुराएगा? सचिन, वैष्णवी की लाश को पार्क में फेंकना और फिर यहाँ लैब से चुरा ले जाना, ये सब एक प्लानिंग थी। प्लानिंग। खूनी वो फार्मूला चुराना चाहता है
तो सालुंके साहब ने बड़ी मेहनत से इस लैब में तैयार किया था। मतलब सर जब वो खूनी फॉर्मूला नहीं बना पाया तो उसने ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया। करेक्ट, हमें गुमराह कर रहा है वो। हम उसके जाल में फंसते चले गए। लेकिन खूनी को ये बात कैसे पता चल गई कि सालुंके सर फॉर्मूला बना चुके हैं? सालुंके साहब, कहीं आपने तो किसी को? आई एम सॉरी अभिजीत, लेकिन मैंने वो फार्मूला धनंजय को बताया था, लेकिन वो ऐसा आदमी है नहीं। केस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप बाहर वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। इतनी बड़ी भूल आप कर कैसे सकते हैं सालुंके साहब? मुझसे गलती हो गई, आई नो, मैं मानता हूं, लेकिन धनंजय मेरा दोस्त है यार। दोस्त खूनी नहीं हो सकता? धनंजय खूनी? हाँ, या तो धनंजय खूनी है या फिर उसका कोई साथी। सचिन, इन चोरों का स्केच बनवाओ और सारी खबरों को इन्फॉर्म कर दो। कोना कोना छान मारो, हो सकता है धनंजय घर में ही छुपा हो। रजत, मेरी बात पे यकीन करो यार, मैं कह रहा हूं, मैं धनंजय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा पुराना दोस्त है। वो वैष्णवी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता यार। आई एम सॉरी सर, इस वक्त आप एक दोस्त की तरह सोच रहे हैं, एक सीआईडी ऑफिसर की तरह नहीं। अच्छा, और उस वक्त तुम कहां गए थे जब रोमा की लाश को मेरे पास लेकर के आए थे और तुमने कहा था ये सीआईडी को पता नहीं लगना चाहिए सर? तब तुमने सीआईडी ऑफिसर के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हें पता है रजत, सीआईडी को जब कोई लाश मिलती है तो सबसे पहले फॉरेंसिक लैब में आती है, और तुम उसे कहां ले गए? वहां प्राइवेट नर्सिंग होम में। सर आप इसे मेरा पागलपन समझिए या कमजोरी। मैं एसीपी सर से तब तक नजरें नहीं मिलाऊंगा जब तक मैं अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम गलत साबित नहीं कर देता। तुमने ठीक नहीं किया रजत। अगर कोई और इन सर्कमस्टांसेस में मेरी मदद मांगता, मैं उसे साफ मना कर देता, लेकिन तुम्हारे दिल में सीआईडी के लिए एक जज्बात है, अपनी ड्यूटी के लिए, एक फर्ज के लिए एक बात है। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। क्या चाहते हैं सालुंके साहब? मैं आपका एहसान चुकाने के लिए इस खूनी को छोड़ दूं? फिर खूनी? ये खूनी की क्या रट लगा रखी है तुमने रजत? एक बार प्रूव हो जाने दो कि धनंजय खूनी है, फिर चढ़ा देना उसे सूली पर, चढ़ा देना तुम। सर वो खूनी है कि नहीं ये तो तभी साबित होगा जब वो हमारे हाथ लगेगा। पता नहीं किस कोने में जाके छुप गया है। हाँ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ये देखिए चाय का मग और उल्टी रखी किताब। इसका मतलब कुछ देर पहले यहाँ बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। कोई और नहीं सचिन, जरूर धनंजय ही होगा। किसी ने उन्हें खबर कर दी होगी कि हम आने वाले। बस भाग गया। क्या हुआ? तुम मेरी तरफ इस तरह से घूर के क्यों देख रहे? हाँ, क्या मतलब क्या तुम्हारा? साथ में था ना मैं तुम्हारे। सर ये देखिए, टूटा हुआ वास। सर इसमें तो खून भी लगा हुआ है, देखिए। इस पे तो कुछ उंगलियों के निशान भी हैं। पूर्वी सर, एक काम करो, घर में देखो कोई टैल्कम पाउडर रखा, प्लीज। तो कहीं ये खून धनंजय का तो नहीं? धनंजय को कुछ हो तो नहीं गया? शायद धनंजय ने किसी को कुछ कर दिया। सर, थैंक यू। मुझे तो लगता है कि धनंजय यहाँ बैठ करके चाय पी रहा था और किसी ने इस वास से उसके सर पे वार किया और उसे किडनैप कर लिया है।
अब इस फिंगरप्रिंट का फोटो ले लेते हैं। अब पुलिस रिकॉर्ड में मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा आखिर ये है कौन। ओह, ये तो बालू है। हेलो, कौन है वो? बालू इस वक्त कहाँ है वो? ठीक है, कड़ी नजर रखो उस पर, कहीं भी नहीं जाना चाहिए वो। चलो भाई, तुम जाओ। सीआईडी के सबूतों के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कैसे की तूने? माफ करना साहब, मैंने सब पैसों के लिए किया। किसने दिए थे पैसे? साहब वो अनिरुद्ध ने दिया था। अनिरुद्ध? सर ये तो डॉक्टर अविनाश का बेटा है। वही कर रहा है ये सब। पहले अपने पिताजी के अमेरिका जाने की झूठी कहानी सुनाई और अब इनसे गैर कानूनी काम करवा रहा है। ठिकाना कहाँ है उस अनिरुद्ध का? कौन हो तुम? तुरफरमारे बर्फाब। वफा? ये बाहर से आए हैं। ये है मिस्टर बफाब और ये है मिस्टर चफाब। क्यों आया? महफूज की तरह फफान होना चाहता हूँ। मूछ की तरह जवान होना चाहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि इन्हें पता चला है कि तुम्हारे बॉस के पास एक स्पेशल फॉर्मूला है जिससे लोग जवान हो जाते हैं और ये वो फॉर्मूला खरीदना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो निकले यहाँ से। दरफात तरफोड़ के हरफात पे रख देंगे। देखो, इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत पैसा भी है इनके पास। अपने बॉस से मिलवा दो, बहुत फायदा हो जाएगा। यहीं रुको, मैं बॉस से बात करता हूँ। सर फोड़ने का शक। नहीं, वेट करो। तरफोड़ कंट्रोल। हथियार तो नहीं है ना पास में? हथियार? हर्फ हथियार? हर्फ हथियार की जरूरत नरफी। हर्फ हमारा हरफात, हर्फ हथियार। चले? चलो, Let's go. आइए। स्वागत है आपका। मुझे वैज्ञानिकों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सेवा तो हम आपकी करेंगे। सिर्फ हमको जरफेल की हरफ अंदर, चरफक्की, फिर फिसिंग। ये कह रहे हैं कि आपके सीक्रेट फॉर्मूला की खबर इन्हें लग चुकी है। आप जैसे ब्रिलियंट और जीनियस साइंटिस्ट की तलाश ये करते रहते हैं। थैंक यू। आपका वो सीक्रेट फॉर्मूला ये खरीदना चाहते हैं।
पर वो फॉर्मूला बिकाऊ नहीं है। सॉरी, दरफात तरफोड़ के हरफात में रख देंगे। ये कह रहे हैं कि हर चीज बिकाऊ होती है, बस सही दाम देने की जरूरत होती है। फिर तो मुझे इस फॉर्मूले के 100 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ? हाँ? सरफों का फूल। तैयार हैं आप? भरपूर दरफात तरफोड़ के मंजूर है, 100 करोड़ देने के लिए तैयार है, मगर ये देखना चाहते हैं कि आपका वो सीक्रेट फॉर्मूला काम करता भी है या नहीं। करता है, जाओ लेके आओ। 15 साल की मेहनत है उसमें। ऐसा काम करता है कि बहुत जल्द इस दुनिया में बूढ़ा इंसान दिखाई नहीं देगा। हर तरफ जवान ही जवान, बच्चे ही बच्चे। देखिए कैसे मैं इस 55 साल के आदमी को अपने सॉल्यूशन की मदद से 25 साल का नौजवान बना दूंगा। दरफात तरफोड़ दो। ये पूछ रहे हैं आप ये सब करेंगे कैसे? विज्ञान। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसके शरीर के सेल्स की मरने की संख्या नए पैदा होने वाले सेल्स से कहीं अधिक ज्यादा हो जाती है, जबकि हमारे बचपन में या जवानी में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, इस सॉल्यूशन की मदद से मैं इसकी खाल को फिर से जवान कर दूंगा, क्योंकि नए पैदा होने वाले सेल्स की संख्या मरने की संख्या से कहीं अधिक ज्यादा हो जाएंगे। बस बस डॉक्टर अविनाश, समझ में आ गया आपकी जवानी का राज। ये हिंदी कैसे बोलने लगे? हिंदुस्तानी है तो हिंदी तो बोलेंगे ही डॉक्टर अविनाश। सीआईडी? पकड़ो इसे। बुढ़ापे में इतनी भागदौड़ अच्छी नहीं है अविनाश जी, ब्यूरो चल के आराम कर लीजिए। वैष्णवी के रिसर्च के बारे में सिर्फ मैं ही जानता था। ये रिसर्च उसके लिए इतनी अहम थी कि उसने डॉक्टर धनंजय को भी इसके बारे में नहीं बताया था। और तुमने क्या किया? विश्वासघात, वैष्णवी का विश्वासघात किया तुमने उस फॉर्मूले के लिए जिसके लिए उसने बरसों तक मेहनत की थी। लेकिन सर, पर कोई भी रिसर्च बिना पैसे के पूरी नहीं होती सर। उसके एक्सपेरिमेंट का सारा खर्चा मैंने उठाया था। उसे खुफिया लैब बना के दी ताकि वो बिना किसी रोक टोक के पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने जुनून में सफल हो सके। और जब वैष्णवी सफल हो गई तो तुम लालची हो गए। तुमने सोचा क्यों ना वो फॉर्मूला लेकर नाम और पैसा खुद ही कमा लूं, है ना?
लेकिन जब उसने फॉर्मूला देने से मना कर दिया तो मैंने उसे मार डाला और उसी को लाश को प्लास्टिनेट करके उसी पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। एक्सपेरिमेंट क्यों? वैष्णवी की मौत के बाद फॉर्मूला तुम्हारे हाथ नहीं लगा? नहीं, क्योंकि उसने मरने से पहले वो कागज को नष्ट कर दिया था। मैं 20 साल तक नाक रगड़ता रहा, लेकिन वो केमिकल मुझसे नहीं बना। ओ, एक और सफलता, एक और सफलता। न जाने कितनी बार मुझे फेल होना पड़ेगा अपने इस एक्सपेरिमेंट में। हमें गुमराह करने के लिए तुमने वैष्णवी की लाश को पार्क में फेंक दिया। तुम जानते थे कि सीआईडी वाले आज नहीं तो कल उस केमिकल के बारे में जरूर पता लगा लेंगे और मौका मिलते तुम उसे चुरा लोगे। हैं? हाँ, और मेरा प्लान कामयाब भी हो गया था, लेकिन उस केमिकल को बेचने से पहले आप लोग मुझ तक पहुंच गए। बड़े बड़े मुजरिमों के पापी इरादों पर पानी फिरा है सीआईडी ने, समझे? अब जेल में सड़ते बैठना, अपनी नकली जवानी के दिन काटते फांसी का ऑर्डर आने तक। अरे यार, इतना एडवेंचर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितना इन पिछले कुछ घंटों में हो गया। वाकई यार, बहुत हो गई हाइकिंग साइकिंग। अरे विनय, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर तू कहे तो यार शहर जाने वाला रास्ता हम अभी ढूंढ सकते हैं। रात को रास्ता कहाँ ढूंढेंगे यार? एक काम करते हैं, सवेरे होने तक यहीं पे रुक जाते हैं, सवेरे होते ही निकल लेंगे। ये हुई ना बात। अरे यार, एक हील अंदर नहीं जा रहा यार। खैर यार, कुछ मुझे लगता है नीचे पत्थर दबा हुआ है, पहले उससे निकाल लेते। यार, हम किसी कब्रिस्तान में तो नहीं आ गए ना? बस यार, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। चलो अपना अपना सामान बांधते, आओ। आइए आइए, चलिए। वाओ, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इतने लंबे स्ट्रगल के बाद आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये सारी की सारी जमीन मेरी है। मुबारक हो समर सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच। कहिए, कैसी लगी आप लोगों को ये जमीन? शहर से काफी दूर है और आप यहाँ हॉलिडे कॉटेज बनाना चाहते हो? यहाँ दूर दूर तक हम खेती करेंगे, फलों की, सब्जियों की, और यहाँ बीच में हम कॉटेज बनाएंगे, हट्स बनाएंगे। ये वाकई नया और अनोखा आइडिया है, लेकिन खेती बाड़ी शुरू करने से पहले हमें यहाँ जमीन की जांच तो करनी पड़ेगी ना। तो जसवीर, तुमने अपने 3 दोस्तों को कल शाम को यहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा है। हाँ सर, उन्होंने कहा था कि सुबह 6 बजे तक वो आ जाएंगे सर। मुझे काफ़ी फिक्र हो रही है सर। वो लोग जब बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो मैंने प्रिंसिपल साहब को इन्फॉर्म किया सर। सर, मैंने सुना है ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। यहाँ लोग अक्सर गुम हो जाते हैं और लूटपाट भी बहुत होती है। सर, मैडम बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए मैं ये 2 गाइड्स मार्को और दीपिका को आपके साथ भेज रहा हूँ ताकि वो उन्हें ढूंढने में ये आपकी मदद करें। मार्को और दीपिका,
आप लोग तो इस इलाके से अच्छी तरीके से परिचित होंगे ना? जी हाँ, हम दोनों इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दैट्स ग्रेट। चलिए फिर देखते हैं। नो, क्या हुआ? मिट्टी बंजर है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर? ये देखो, मिट्टी में से क्या मिला है। ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, सीआईडी में डॉक्टर सालुंके को फोन करते हैं। हेलो, डॉक्टर सालुंके? आप लोगों का शक एकदम सही था। उस मिट्टी में मुझे पूरे 26 लोगों का डीएनए मिला है। आपका मतलब 26 लोगों को गाड़ा गया था वहां पे? वो जगह पे कोई कब्रिस्तान तो नहीं था? वही तो, इसीलिए तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। कौन थे ये लोग? इधर बाईं तरफ और दाईं तरफ क्या है? बाईं तरफ खाई है और दाईं तरफ एक जमीन का टुकड़ा है। अगर किसी को हैकिंग करनी होती है तो वो सीधा इसी रास्ते से ऊपर जाता है। इधर? यस सर। सर, कहीं वो लोग इस खाई में तो नहीं गिर गए होंगे? पहले चलो देखते तो हैं, आ जाओ। सर आइसक्रीम। हाँ सर, वो लोग आइस बॉक्स में आइसक्रीम और जूस भी लेकर आए थे सर। मतलब यही कहीं खाना वाना खाया इन लोगों ने। ठीक है, ये आइसक्रीम का कप, प्लेट, मतलब यहाँ पे बैठ के उन लोगों ने खाना खाया है। यही कहीं आसपास टेंट वेंट लगा के आराम भी किया होगा। यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टेंट लगाया जा सके? यस सर, उस तरफ। चलो देखते हैं। अच्छा किया जो आप लोगों ने डॉक्टर सालुंके को तुरंत फोन कर लिया, वरना किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर 26 लोगों की लाशें दबी हुई हैं। सर, ये लाशें किसकी हो सकती और यहाँ पे कैसे है? ये तो इस जमीन का मालिक समर्थ ही हमको बता सकता है। हेलो ऑफिसर, क्या हुआ? अरे अगर कोई तकलीफ थी तो हमें बता देते। सीआईडी वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब लाशों के भंडार मिलते हैं तो एक अच्छे नागरिक का फर्ज होता है कि वो सीआईडी को तकलीफ दे। लाशों के भंडार कहाँ? आपकी जमीन के अंदर हमें 26 लाशें मिली। 26 लाशें? ऐसे कैसे हो सकता है?
आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमें इंसानों की हड्डियां, बाल, दांत मिले हैं। अभी ना जाने क्या क्या मिलना बाकी है आपके जमीन के अंदर से। भैया यहाँ लेके आओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि इस जमीन के अंदर 26 लोगों की लाश है। अगर कोई मुजरिम एक भी लाश को गाड़ता है तो वो पकड़ा जाता है, और यहाँ किसी ने 26 लाशें गाड़ी है। कोई भी जुर्म छुपता नहीं है डॉक्टर तारिका। इस अपराध से भी पर्दाफाश हो ही गया। परवीन, मजदूरों को लेके जाओ, उनको बोलो उस तरफ खुदाई शुरू करें। आप लोग उस तरफ चलिए। सर। हाँ बोलो। गलती से भी रिश्वत देने का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। सीआईडी के सामने तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। वो बात नहीं सर, आप हमें गलत समझ रहे हैं। दरअसल क्या बात है? मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूँ सर। तुम मालिक नहीं हो तो कौन है? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? मैं आपको बताता हूँ सर। दरअसल हम सुनसान और अनजान जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद उस जमीन को दूसरों को बेच देते हैं, या फिर वहाँ पर मकान या दुकान बना देते हैं। What? हाँ सर, हमें नहीं मालूम था सर इस ज़मीन पे कब्जा करने के बाद हमें मुनाफा के बदले जेल की सलाखें मिलेंगी। सर हमें बचा लीजिए सर। मुजरिम अक्सर पकड़े जाने के बाद लेखक बन जाते, दिलचस्प कहानियां सुनाने लगते हैं। तुम्हारी भी अच्छी है। नहीं सर, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है सर। आप ये जमीन के पेपर देख लीजिए सर। आप किसी भी अच्छे वकील को दिखा लीजिए, वो यही कहेगा कि ये नकली पेपर से। सर ये देखिए नीम का पत्थर। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कभी कोई बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे गिरा कर इस जगह पर कब्रिस्तान बना दिया गया? हो सकता है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने इस जमीन पे बुरी नजर डाली। लेने के देने पड़ गए। आप दोनों हमारे साथ ब्यूरो चलेंगे, आपसे पूछताछ करनी है। जमीनों के घोटाले करने के लिए तुम दोनों को गोल्ड मेडल देना चाहिए। गोल्ड मेडल। जाने कितनी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा किया तुम लोगों ने, और कितने लोगों को जमीनें बेच भी दी। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। अब हम ऐसी धांधलेबाजी फिर कभी नहीं करेंगे। अरे धांधलेबाजी तो तब करोगे ना जब जेल से छूटोगे। अब आइंदा हम धांधलेबाजी नहीं करेंगे। खज्जर फार्म्स के बारे में बताओ, किसके नाम पर है वो जमीन? बताओ जल्दी। हम सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ भी नहीं मालूम। हम तो ऐसे ही जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं जो लावारिस होती है। फिर भी कब्जा करने के पहले तुमने रजिस्ट्री ऑफिस से पता किया ही होगा ना कि ये जमीन किसके नाम पे? किया था, और रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ महीने पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से इस जमीन के सारे डॉक्यूमेंट चल गए थे। हाँ सर, और जब हमें पता चला कि इस जमीन के आगे पीछे और कोई नहीं है, यहां तक कि इसके पेपर्स भी नहीं है, तो हमने तुरंत इसके ऊपर हक जमा लिया। सर, ये रही रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लगी हुई आग की रिपोर्ट। आग लगी थी 6 जून 2003 और आग की वजह पेट्रोल। मतलब सर वो आग जानबूझकर लगाई गई थी, जमीन का इतिहास मिटाने के लिए? हाँ पूर्वी, जानबूझकर लगाई गई थी, क्योंकि खूनी जानता था कि एक न एक दिन वो सारे कंकाल जमीन के नीचे से ऊपर आएंगे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने ये रास्ता ढूंढा था।
ये पता लगाना चाहिए कि उस नींव के ऊपर वो जो कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन मिला है ना, वो ढांचा, उस पर पहले क्या बना हुआ था। माय गॉड, क्या हुआ सर? तारिका, ये हड्डी जरा गौर से देखो। ऐसा लगता है जैसे इस हड्डी को किसी ने आरी से या 100 चेन से काटने की कोशिश की है। सर मुझे तो ये खूनी बहुत बड़ा सरफिरा लगता है। कुछ लोगों के स्कल पे तो मुझे दांतों के निशान दिखे। ये देखिए, जैसे कि वो उनका सर ही चबाना चाहता हो। माय गॉड। सर कहीं ये किसी जंगली जानवर का काम तो नहीं है? नहीं रोहन, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जानवर किसी को खाने के बाद उसे जमीन में गाड़ने की मेहनत नहीं करता। ये काम किसी इंसान का ही है। सर अब बस ये पता चल जाए कि इन सब की मौत कब हुई थी, तब जाके हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। चल जाएगा तारिका, ये भी पता चल जाएगा उस माइक्रोस्कोपिक रेडियोग्राफी के जरिए। माइक्रोस्कोपिक रेडियोग्राफी? सॉरी सर, पर क्या है ये? कभी सुना नहीं इसके बारे में। रोहन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इंसान की मौत कब हुई है। और ये देखो, जिस इंसान की ये हड्डी है उसकी मौत 7 से 10 साल पहले हुई है, यानी 2003 से 2006 के बीच में इस इंसान की मौत हुई है। और कितनी दूर चलना पड़ेगा अभी? क्या बच रहा है? सर, मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। सर, शायद मेरा वहम होगा। इतना सारा खून। ये जितने भी कंकाल हैं, इनमें से कुछ लोग विदेशी हैं, जैसे एशियन, कॉकेशियन, अफ्रीकन वगैरह वगैरह। पर सर, ये सब कैसे पता चलता है? पूर्वी, इंसान की खोपड़ी सब कुछ बता देती है। उसके सर की बनावट, उसकी जबड़े की हड्डी, उसकी नाक की हड्डी की स्थिति, इस सब से उसके रूट्स के बारे में पता चल जाता है। खूनी तक पहुंचने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कौन है, इनकी पहचान क्या है। आरव का तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये दोनों जरूर स्पोर्ट्समैन रहे हों, रनर या कोई एथलीट। अच्छा, इनके पैरों की हड्डियों की बनावट हम आम लोगों से अलग है क्या सर? हाँ, इनके पैरों की हड्डियां आम लोगों के पैरों की हड्डियों से ज्यादा मजबूत है, जैसी एक एथलीट की होती है। सर? हाँ। क्या हुआ? सर, इस लड़की के सामान में से ये मुझे कुछ बीज मिले हैं। ये किस तरीके के बीज हैं? नागा जोलकिया नाम का मसाला है। ये दुनिया का सबसे तीखा मसाला है, और ये इतना तीखा मसाला है कि नॉर्मल नमक या मिर्च की तरह नहीं खाया जाता। तकरीबन हजारों लाल मिर्च की ताकत इस थोड़े से मसाले में है। नागा जोलकिया, कोई ये मसाला इस तरीके से अपने सामान में लेकर क्यों घूमेगा? कहीं ये लड़की कोई रिसर्च वगैरह तो नहीं कर रही थी? इस खून का सैंपल ले लो श्रेया।
बच्चों के माँ बाप के डीएनए के साथ मैच करके देख लेंगे। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। चलो आप अच्छे बच्चों की तरह अपना सारा सामान मेरे हवाले कर दो। नहीं तो क्या करेगा? हाँ? तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कौन सी खाई में फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा किसी को। नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत करिए। ये सीढ़ी सीढ़ी और सामान चाहिए आप लोगों को? भागोगे तो गोली लग जाएगी। भागो मत। कहाँ भाग रहे थे? हमें माफ कर दो साहब। हम दोनों तो छोटे मोटे लुटेरे हैं साहब। मासूम लोगों को लूटते हो, बाद में उनको मार के फेंक देते हो। नहीं साहब, हम लुटेरे हैं, खूनी नहीं है साहब। हम लोगों ने किसी को नहीं मारा साहब। अच्छा, फिर ये 3 लड़के कहाँ हैं? क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कुछ भी नहीं किया, उल्टा उन लोगों ने हम लोगों को मारा। तो उस पेड़ पे वो खून तुम्हारा है? वो खून तो इस वाले लड़के का साहब। मारपीट के दौरान थोड़ी सी चोट लगी थी साहब। किस तरफ गए वो लड़के? जेल की तरफ। झील की तरफ। चलो दिखाओ। मैं होल्ड करता हूँ। हाँ जल्दी बोलो। जी हाँ, मैं 2003 की बात कर रही हूँ, आज से 10 साल पहले की। मसाले का नाम है नागा झुलक है, और जितने भी ऐसे खेत हैं जहाँ नागा झुलक के नाम का मसाला उगता है, वहाँ उस लड़की की फोटो भेज दीजिए। और हाँ, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में भी। सर, हमें जिन लोगों के कंकाल मिले हैं उनके गायब होने की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, और इनमें से कुछ लोग विदेशी भी हैं। पता नहीं उनके घर वालों ने उनके गायब होने की रिपोर्ट कहां पे लिखवाई है। हो सकता है ना फ्रेडी कि उनके घर वालों को पता ही नहीं था कि जब ये हादसा हुआ तब ये लोग इंडिया में ही थे। लेकिन एक खज्जर फार्म से ही पता चलेगा कि ये सारा चक्कर क्या है। सर, एक बात बड़ी अजीब है, खज्जर फार्म के आसपास दूर दूर तक कोई भी जंगली जानवर नहीं है, तो लोगों को मार कौन सकता है उनके मांस के लिए? सर, कहीं कोई आत्मा नरबक्षी तो नहीं है? वो चाहे कोई भी हो, फिर चाहे फ्रेडी, वो तुम्हारी आत्मा ही क्यों ना हो, अब नहीं बचेगा ये हमारे हाथों से। ये रही झील। निखिल, श्रेया, झील के आसपास का एरिया अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। साहब, हम लोग जा सकते हैं? तुम लोग जाओगे, लेकिन सीधे जेल जाओगे। हाँ। खड़े रह। सर ये टॉल मिला है सर, इस पे खून लगा हुआ है। जरूर ये किसी घायल लड़के का ही होगा। काफी गहरी चोट लगी है उसे। इतनी जख्मी हालत में रात कहीं ना कहीं टेंट में गुजारी होगी। वो क्या बता रही थी आप, वो टेंट वाली जगह कितनी दूर है यहाँ से? बस यही पास में है। चलिए दिखाइए जरा। चल चल।
यही वो जगह है। सर ये टेंट तो मेरे दोस्तों की है सर। ये एक मिनट, ये रुकिए आप लोग। शूज, टूटे हुए टेंट, बिखरा हुआ सामान, क्या हुआ क्या यहाँ पे? सर उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा सर? सर हो सकता है ये किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। पर सर इस इलाके में तो कोई जंगली जानवर है ही नहीं। जानवर नहीं है तो फिर ये सब? ये क्या? बहुत सारा खून है। अगर इसमें तुम लोगों का जरा भी हाथ हुआ ना तो तुम लोगों का वो अंजाम होगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। श्रेया, सबको जेल में डाल दो, ले जाओ। चलो चल। यहां से आगे घसीटने के निशान भी दिख रहे हैं। देखते हैं ये निशान कहां लेके जाते हैं। ये क्या चक्कर है? एक मिनट आप लोग यहीं पे रुकिए। सर मिट्टी काफी ढीली लग रही है, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में खुदाई हुई है। मामला गड़बड़ लग रहा है। ये क्या चक्कर है? एक दो तीन चार। ये जसवीर तो कह रहा था कि उसके 3 दोस्त गायब हैं। चौथा कहां से आ गया? हाँ सर, हमें 3 की तलाश थी और यहाँ चौथा भी आ गया। जसवीर, तुम्हारे तीनों दोस्तों के साथ में कोई और आदमी भी था क्या? नहीं सर। सर ये कंकाल क्या मेरे दोस्तों के हैं सर? बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ तारिका जी, आपको जंगल में आना पड़ेगा। अभिजीत, इन सभी की मौत को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन ये वाला कंकाल बाकी 3 कंकालों से कुछ अलग कहानी बता रहा है। ये बात तो है डॉक्टर तारिका, ये कंकाल इन तीनों कंकाल से अलग तो है। इन सब की जो खोपड़ियों का साइज है वो लगभग आम इंसान जैसा है, लेकिन इसकी खोपड़ी का साइज इतना बड़ा। ये आम इंसान की तरह नहीं लग रहा है। डॉक्टर तारिका, इनकी मौत कैसे हुई होगी? श्रेया, इसकी गर्दन पे और छाती पर दांतों के काटने के निशान है, पर फोरेंसिक में टेस्ट करके ही सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। खजर फर्म से मिली फाउंडेशन के अनुसार ही मैंने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया। काफी बड़ी जगह है ना? जी सर, इसको देखकर नहीं लगता है कि ये किसी का घर या ऑफिस होगा। 2-2 स्विमिंग पूल की जगह छोड़ी गई है सर। 2-2 स्विमिंग पूल तो किसी होटल या रिसोर्ट में ही हो सकते ना? बिल्कुल सही कहा आपने। इसे देखकर लगता है ये जरूर कोई होटल या रिसोर्ट होगा, क्योंकि कॉरिडोर की जगह भी छोड़ी गई है यहाँ। और ये यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा लाशें मिली इस एरिया में।
यहाँ क्या हो सकता है? मुझे लगता है सर ये होटल या रिसोर्ट का गार्डन हो। कोई होटल या रिसोर्ट, कोई होटल या रिसोर्ट जहां पर लोग रहने जाते थे पर जिंदा वापस नहीं लौटते थे। डॉक्टर तारिका, एक बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रही हैं कि इनको मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, तो फिर इनके शरीर से खाल और मांस कहाँ गया? इन गड्ढों में हमें खाल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला है। नहीं अभिजीत, एक टुकड़ा है यहाँ पे। ये देखो, मांस का टुकड़ा है। जी हाँ सर, मैं पहचानता हूँ इन्हें। ये दलजीत है और ये मयंक, दोनों नेशनल लेवल के रनर्स थे। दोनों नेशनल लेवल के रनर्स? पर हुआ क्या, गायब कैसे हो गए ये? सर 10 साल पहले अप्रैल 2003 में मुंबई में एक इंटरसिटी टूर्नामेंट हुआ था। ये दोनों उसी में भाग लेने आए थे। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हम लोग तो उज्जैन वापस चले गए, लेकिन ये दोनों माथेरान घूमने जाना चाहते थे। फिर? सर इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं आई। इस लड़की को तो आप जानते ही हैं ना? हाँ सर, ये रिया है। ये पंचगनी गई थी हाइब्रिड प्लांट के रिसर्च के लिए। मुंबई रुकने का इसका कोई प्लान नहीं था, पर शायद उस रात काफी हाईवे पर जाम था, इसलिए मजबूरी में यहाँ इसे रुकना पड़ा। खज्जर फार्म में? जी। पूर्वी ये तीनों के तीनों, ये दो लड़के और ये लड़की मुंबई शहर के नहीं थे, बाहर के थे, बाहर के। और सर ये तीनों खज्जर फार्म में रुके थे। वही तो, तीनों खज्जर फार्म में रुके। इस मांस का रंग बिल्कुल सफेद हो गया है। डॉक्टर तारिका, ऐसा सफेद तो केमिकल की वजह से होता है ना? हाँ, खूनी ने इन चारों की खाल निकालने के लिए जरूर कोई सॉल्यूशन या फिर केमिकल का इस्तेमाल किया है। सर हमें यहाँ आसपास से किसी भी केमिकल के ट्रेसेस या लैब वगैरह कुछ नहीं मिला है। इसका मतलब इन चारों को मारा कहीं और गया है और बाद में इन्हें यहाँ पे लाके गाड़ दिया गया। अब तक तो आप लोग इंसानों की लाश, इंसानों के कंकाल लाया करते थे, लेकिन इस बार आपने सारी हदें पार कर दी। क्यों नॉट सर, ये कंकाल भी तो इंसानों के ही हैं। हाँ हैं, वो तीनों कंकाल इंसानों के हैं, लेकिन ये चौथा कंकाल जानते हो किसका है? किसका है सर? पेलियन मैन। पेलियन मैन? क्या मतलब? देखो, इंसान को इंसान बनने के लिए कई स्टेजेस से गुजरना पड़ा है, ये तो सबको मालूम है। ये पेलियन मैन इंसान बनने से पहले वाली स्टेज है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। हाँ फ्रेडी, ये बहुत खतरनाक भी है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी है। इन तीनों लड़कों को उस पेलियन मैन ने मार के खाया है, मार कर खाया है अपनी भूख मिटाने के लिए। तो ये जीव नरभक्षी होते हैं, मैन ईटर्स। हाँ पूर्वी, तभी तो इनके दांत हमारी तरह नहीं होते, बिल्कुल बड़े और नुकीले होते हैं। दिखाती हूँ। ये देखो, और इस तरह से घुसते हैं। सर हमें तो लगा था ये किसी जंगली जानवर का काम है, ऐसा भी कोई जीव हो सकता है ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन विनीत, अगर इन तीन लड़कों को इस जीव ने मारा है तो फिर इस जीव को किसने मारा? क्योंकि इसकी खाल भी बिल्कुल उसी तरह निकाली गई जिस तरह इन तीन लड़कों की निकाली गई थी। मुझे लगता है इस पेलियन मैन को कोई और कंट्रोल करता है।
आप शायद सही कह रहे हैं सोलंकी साहब, क्योंकि अगर इसे कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो ये अब तक शहर में घुसकर तबाही मचा चुका होता। कोई तो है जो इसे इसकी खुराक देता है। उस एरिया के सारे रिसोर्ट्स में जाके चेक करना होगा। इस इलाके में ये वो तो रिसोर्ट है जिनके नक्शे ठीक उस रिसोर्ट की तरह है जो 2003 में नष्ट किए गए थे। अब सर, उन तीनों लड़कों का और उस आदि मानव का कंकाल भी तो हमें आसपास के एरिया में से मिला था ना। फिर रिसोर्ट में जाने से खतरा हुआ तो? बड़ी खतरा है इसीलिए तो जाना है। ये देखो, दोनों रिसोर्ट्स में खुफिया रास्ते हैं। एक रास्ता ये तहखाने की तरफ जाता है और ये दूसरा रास्ता रिसोर्ट से बाहर निकलता है। ये जो कोई भी जीव है जिसने इतना आतंक मचा रखा है उसे इस रिसोर्ट के किसी खुफिया कोने में पाल पोस के बड़ा किया गया होगा। हाँ सर, कोई तो है जो अपने फायदे के लिए इस जीव का गलत इस्तेमाल कर रहा है और खून की नदियां बहा रहा है। एग्जैक्टली। वो जो कोई भी है, आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। काम करते हैं, मैं और सचिन ये सामने वाले रिसोर्ट में जाते हैं। फिर तुम और निखिल यहाँ इस रिसोर्ट में जाओ। सर, मैं आपके साथ आता हूँ। नहीं, निखिल की रक्षा के लिए तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा। चलें सर? चलो, डरना नहीं, मैं हूं ना। कमाल है, हमें तो लगा था उन 3 लड़कों के हादसों के बाद हमारा बिजनेस कुछ दिनों के लिए ठप हो जाएगा। वैसे आप लोगों को डर नहीं लग रहा ट्रैकिंग करने में? आप किस हादसे की बात कर रही है? हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं था। चलिए, अच्छी बात है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लेस। अच्छा, वैसे ये बताइए कि हम लोग अपने कमरे में खाना कब तक मंगवा सकते हैं? रात में 11 बजे तक। उसके बाद रिसेप्शन पे कोई नहीं रहता। वैसे चलिए, आइए। सर, मुझे इनके तौर तरीके यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहे। तू फिक्र मत कर निखिल, दया सर ने भेजा है मुझे तेरी रक्षा करने के लिए। मैं तेरी मूंछ का एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। लेकिन सर, मेरी तो मूंछ ही नहीं है। तू उगानी चाहिए थी ना। अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा तुझे। अरे 11:30, चलो। दरवाजा तो कॉरिडोर पे खुलता है, नीचे चलते हैं। लगता है ये खुफिया रास्ता है। हाँ सर, तहखाने में तो कुछ मिला नहीं था। हो सकता है यही दरवाजा हमें मुजरिम तक पहुंचा दे। ये तो दरवाजे पे बुरी तरह से जंग लगी हुई है। ऐसा लगता है दरवाजा काफी साल से खुला ही नहीं है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया इसे। ये दरवाजा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो पानी चाहिए था तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, हम लोग रिसेप्शन की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ता भूल गए। वैसे ये रास्ता कहाँ जाता है? कहीं नहीं, ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है। इस रिसोर्ट में और भी कई दरवाजे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। ये रिसोर्ट तो भूल भुलैया है। आप लोग अपने कमरे में चलिए, मैं पानी लेके आता हूँ। सर, अगर इस रिसोर्ट में कुछ नहीं है तो फिर जरूर अगले रिसोर्ट में कुछ होगा। फ्रेडी को फोन करके देखते हैं।
अरे बाप रे, कितना अंधेरा है यहाँ पे। ना तो कोई बल्ब है और ना ही ट्यूबलाइट। लगता है फ्रेडी का मोबाइल नेटवर्क एरिया में नहीं है, लग नहीं रहा। सर एक मिनट, मैं निखिल का ट्राई करता हूँ। ये यहाँ पे दरवाजा है। नहीं लग रहा सर। एक काम करते हैं, वहीं चल के देखते हैं। अरे एक और खुफिया दरवाजा। हाँ सर। मैंने सुना है अक्सर ऐसी बंद अंधेरी जगह पे आत्माएं होती है। इतना सारा खून, खूनी आत्मा। सर खूनी आत्मा नहीं, नरभक्षी जीव। सर उन मुजरिमों ने उस नरभक्षी जीव को यहीं छुपा रखा है और अपने गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। ये चाकू, ये हड्डियां, ये खून, सर मुझे पूरा यकीन है वो नरभक्षी जीव यहीं पे है सर, यहीं पे। मगर है कौन वो जिसने इस नरभक्षी जीव को पाल के रखा है? उसे जरा भी डर नहीं लगा कि अगर इस नरभक्षी जीव ने उसे ही खा लिया तो? ये क्या है सर? दो पलंग? हाँ, दोनों पलंग पे चेन है उस नरभक्षी जीव को बांधने के लिए। एक जीव दो पलंग, अब ये नया क्या चक्कर है? ये कैसी आवाज है? किसी जानवर की आवाज लग रही है। सर दो पलंग, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे दो नरभक्षी जीव है? निखिल, यहाँ से खिसक लेते हैं, आगे का इन्वेस्टिगेशन दया सर के साथ ही करेंगे। सर कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। कौन है? ये गेट खुला है। सर फिर तो फ्रेडी और निखिल इतनी क्या होंगे? हाँ निखिल, सही देखिए, हड्डी और ये खून। ओह नो, ये क्या? इसका मतलब है दो नरभक्षी जीव। लेकिन सर एक की तो मौत हो गई थी। सचिन, निखिल और फ्रेडी की जान को भी खतरा है, जल्दी। भागना मत, वरना गोली चला दूंगा। रुक। अरे वाह सर, आपने इसे मार दिया? नहीं फ्रेडी, सिर्फ डांट से बेहोश किया इसे। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, वरना आज मेरी वाइफ का सुहाग उजड़ने वाला था। हट जाओ तुम लोग, हट जाओ वहां से। लगता है इस जीव का मालिक मैदान में निकल ही आया। इसी वक्त का तो इंतजार था हमें। हट जाओ वहां से, हट जाओ वरना गोली चला दूंगी। अरे सर, ये तो दीपिका है। हट जाओ। गन नीचे करो। निकल जाओ यहाँ से। गन हटाओ।
कान नीचे रखो। मैं कहती हूँ हट जाओ वरना गोली चला दूंगी। दीपिका गन नीचे करो। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से। सचिन मेरे पिताजी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव वैज्ञानी। बहुत साल पहले वो मंटोनियो नाम के एक छोटे से टापू में गए थे, जहां से वो 2 ऐसे जीव लेके आए जो ना तो इंसान थे और ना ही जानवर। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इंसानों से एक स्टेज पीछे हैं। एक मिनट। तुम्हारे पिताजी उन लोगों को यहाँ इंडिया में कैसे लेके आए? ये तो गैर कानूनी है ना? जी, स्मगल करके, गैर कानूनी तरीके से। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके साथ मेरा लगाव बहुत बढ़ गया। पर मेरा यकीन मानिए सर, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो नरभक्षी बन जाएंगे, मैन ईटर्स। और इसीलिए तुमने उनकी इंसानी मांस खाने की भूख को मिटाने के लिए रिसोर्ट में जितने भी लोग आते थे उनका शिकार करना शुरू कर दिया। तो मैं और क्या करती? मुझे डर था कि कहीं एक दिन उन्हें अपना खुराक ना मिले तो शायद वो मुझे ही अपना शिकार बना लेंगे। अगर इतना ही लगाव था तुम्हें इन दोनों से, तो तुमने एक जीव को मार क्यों दिया? क्योंकि वो मेरे कैद से भाग गया था और उसने उन तीनों लड़कों को मार दिया। और जब इस तरह के जीव अपने मालिक का आदर और सम्मान नहीं करते हैं तो उन्हें मार ही देना चाहिए। सर, क्या मैं एक आखिरी बार उससे मिल सकती हूँ? प्लीज। वो कहाँ है? कैसा है वो? उसे हमने एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट भेज दिया है। वो लोग तय करेंगे उसके साथ क्या करना है। लेकिन तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। न जाने कितने मासूम लोगों की जान गई है तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ क्या करना है ये अदालत तय करेगी, असाइलम या जेल। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।